students, welcome to Study for Civil Services. Today is 22nd of April 2020 and guys current affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. और अभी यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है और साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और ईपीएफओ 2020 का पेड ग्रुप भी जो है वो आने वाला है. इसके काफी सारे बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं. तो इनसे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. यहां पर बात हो रही है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की नेशनल लिस्ट के बारे में. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक नेशनल लिस्ट रिलीज करी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की, राइट. तो इस लिस्ट को थोड़ी देर से हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग बात करते हैं कि ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता क्या है. तो देखो, अभी हम लोग ने 1-2 दिन पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज डे को डिस्कस किया है. 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे आता है और इस दिन मतलब फोकस किया जाता है, कम्युनिटीज के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट. और हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी बात करी थी. और आप जानते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, ताजमहल आगरा के अंदर है और ताजमहल भी एक हेरिटेज साइट हम लोग को देखने को मिलती है. अब सरकार जो है वो इस ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस एक्शंस ले सकती है, राइट. तो ये हम लोग को एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको एक जगह पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं आसानी से. क्योंकि देखो गाइस, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी. अगर ये टूट टाट जाता है तो इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी समय समय पर, राइट. तो इसको हम लोग जो है वो फिजिकली इसकी मरम्मत करा सकते हैं. बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देती, जिसको प्रोटेक्ट करना हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है तब तक जब तक वो चीज यूज में ना हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में. अगर आने वाले काफी सालों तक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आने वाले 500 सालों तक अगर कोई इंडिविजुअल हिंदी लैंग्वेज ना बोले, तब क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज लुप्त होने लगेगी, राइट. लोग हिंदी लैंग्वेज को फिर अगर यूज नहीं करेंगे तो वो बंद होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, राइट. ऐसी चीज होती है. जैसे कि डांस फॉर्म की बात करें, किसी आर्ट्स की बात करें, अगर कोई एक कम्युनिटी है, अगर वो कोई डांस फॉर्म करती है और अगर वो डांस फॉर्म छोड़ दे आने वाले 500 सालों तक, 600 सालों तक, 800 सालों तक, तब क्या होगा, आने वाली जनरेशन उस डांस फॉर्म को नहीं करेंगी, राइट. तो अगर हम लोग को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज का यूज जो है वो कम्युनिटी के बीच में लगातार होना चाहिए, उस चीज को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज प्रोटेक्ट जो है वो की जा सकती है, कंजर्व की जा सकती है. तो ऐसी काफी सारी कल्चरल हेरिटेजेस होती हैं. जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी ट्राइब्स हैं जो कि अलग अलग प्रकार के उनके ट्राइबल आर्ट फॉर्म होते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स हम लोग को उनके अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, राइट. तो ऐसी चीज जो होती है वो कल्चरल हेरिटेज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, जिसका कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है और इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए, तब जाकर यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है. और यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, देखते हैं किसको इसका फुल फॉर्म पता है. तो देखिए गाइस, यूनेस्को ने 2003 में एक एग्रीमेंट लेकर आया था, कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 2003 में यूनेस्को ने ये एक कन्वेंशन लाया था, एक बेसिकली एग्रीमेंट लाया था, जो कि मेंबर कंट्रीज जो है यूनेस्को की वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट बनाए और फिर यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है. और इसके लिए इसने 5 ब्रॉड डोमेन्स लेकर आया था. इन्होंने 5 चीजें बताई थी और कहा था कि इन 5 चीजों के अंदर अगर कल्चरल हेरिटेज होगा तब वो कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. तो ये 5 चीजें कौन सी है? पहली, मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन. जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पर लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। दूसरा आर्ट फॉर्म, जैसे कि कोई डांस, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात करी थी। तीसरा रिचुअल हो गया, कोई फेस्टिव इवेंट हो गया या कोई सोशल प्रैक्टिस हो गया, जैसे कि घर में पूजा करते हैं हम लोग तो आरती जो बोलते हैं भगवान के सामने, तो वो आरती होती है, और जिस प्रकार से पूजा करते हैं वो सब क्या होता है, रिचुअल होता है, जैसे कि मैरिज का रिचुअल होता है, राइट। तो ऐसी जो रिचुअल्स होती हैं तो वो इसमें ऐड हो सकती हैं। और चौथी चीज नॉलेज, जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल को, मान के चलो आपने कई बार देखा भी होगा कि पहले के समय पे ऐसा होता था कि जैसे कोई किसी मतलब कोई वैद्य जो होते थे, जो पहले के समय पे होते हैं ना डॉक्टर वैद्य वगैरह, वैद्य जी जिसको हम लोग बोलते थे, तो कोई अगर वैद्य है, कोई डॉक्टर है, तो वो क्या करते थे, अपनी जो डॉक्टरी का नॉलेज है वो अपनी फैमिली में अपने बच्चे को देते थे, फिर उनका बच्चा फिर उनको उनके बच्चों को देता। तो इस प्रकार से एक फैमिली के अंदर पूरा वैद्य की परंपरा हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। तो इसमें क्या था गाइस, तो इसमें ये वैद्य जो थे वो इस प्रकार की जड़ी बूटी, इस प्रकार की दवाई बनाते थे जो कि लोगों को हेल्प करती है। जब आप बोलोगे सर दवाई तो फिजिकल फॉर्म में है, तो फिर ये कैसे इंटेंजिबल कैटेगरी में आ गया? मैं यहां पर, आप दवाई को देख रहे हो, बट मैं यहां पर उस चीज को बता रहा हूं, आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे ये दवाई बनती है, जैसे कि मतलब वो दवाई बनाने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस। क्योंकि देखो दवाई जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे मंत्र पढ़ा और दवाई तो हाथ में नहीं आ जाती, उस दवाई को बनाने के लिए प्रोसेस लगती है पूरी, राइट, यानी कि वो मंत्र लगता है पूरा। तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को मंत्र बताते हैं, ये नॉलेज शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जो भी चीज जो कि नेचर से कंसर्न हो या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड हो, तो ऐसी नॉलेज या ऐसी प्रैक्टिस होगी तो वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आ सकती है। या फिर कोई ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, यानी कि शिल्पकारी, यानी कि कोई एक प्रकार का आर्ट फॉर्म जो होता है ना, मतलब कोई कला, मतलब शिल्प कलाकारी, तो ये चीज हम लोग को क्राफ्टमैनशिप की देखने को मिलती है। तो ये 5 चीजें, अगर कोई भी कल्चरल हेरिटेज है तो वो अगर इन 5 चीजों को फुलफिल करता है या इनमें से कोई एक चीज को फुलफिल करता है तो वो कल्चरल हेरिटेज में आ सकता है, ठीक है। अब हमारी कंट्री के अंदर 100 से ज्यादा कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, 100 से ज्यादा, बट जो रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने वो मात्र 13 ही चीजों को किया है। 13 ही ऐसी लिस्ट है, यानी कि इस लिस्ट के अंदर 13 ही ऐसी चीज है जिसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। तो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ आपको इन 13 चीजों के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि इनमें से, यानी कि ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 4-5 और पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कि कौन सी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि छऊ नृत्य जो है, छऊ डांस जो है वो कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा का है। मुदियेट्टू एक बेसिकली अनुष्ठान थिएटर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि मुदियेट्टू एक रिचुअल थिएटर है, राइट। और एक डांस ड्रामा है, वो कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए केरला का। तो इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो एक एक करके ये 13 चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो रामलीला। रामलीला के बारे में आप जानते होंगे कि रामायण की जो परफॉर्मेंस होती है वो इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा रामायण जो है वो आर्टिस्ट रामलीला के तौर पर दिखाते हैं, है ना। इसके अलावा कुटियट्टम, ये एक संस्कृत थिएटर है केरला का, तो कुटियट्टम केरला, ये चीज याद रखिए आप। इसके अलावा रमन की बात करें तो एक रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर हम लोग को देखने को मिलता है हिमालय का। इसके अलावा मुदियेट्टू, अभी बात करी हम लोगों ने इसके बारे में, केरला का एक डांस ड्रामा है और रिचुअल थिएटर है ये। इसके अलावा कालबेला फोक डांस जो है ये बेसिकली राजस्थान का एक डांस हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा छाऊ डांस, इसके बारे में बात करी थी हमने, ओडिशा का है ये। इसके अलावा लद्दाख का बुद्धिस्ट चैंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उनको बेसिकली चैंट किया जाता है, और ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का रीजन जो है वहां पर ये होता है, राइट। तो बुद्धिस्ट की जो किताबें वगैरह हैं तो उसको पढ़ा जाता है, तो ये एक ट्रेडिशन है, राइट। इसके अलावा संकीर्तन, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग हम लोग को मणिपुर की देखने को मिलती है। तो मणिपुर के अंदर संकीर्तन है, जैसे कि घर में भजन वगैरह गाते हैं ना, तो वैसे ही मणिपुर के अंदर एक प्रकार का भजन हम लोग को देखने को मिलता है। रिचुअल सिंगिंग हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा पंजाब के अंदर पीतल से बर्तन बनाने की परंपरा एक प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा योगा के बारे में आपको पता होगा, राइट, तो ये भी इसके अंदर आता है। नवरोज की बात करें तो नवरोज जो है ये बेसिकली पारसीज का न्यू ईयर जो है वो कहलाया जाता है नवरोज। ये पारसीज का एक ट्रेडिशनल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारे इंडिया के अंदर जो पारसीज हैं वो इस नवरोज को मनाते हैं, उनका ये न्यू ईयर होता है, ठीक है। इसके अलावा कुंभ मेला की बात करें, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, हमारी कंट्री के अंदर कुंभ मेला जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका कमेंट बॉक्स पे नीचे आंसर लिख कर बताइएगा। इससे रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, कुंभ मेला से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये ऐसी 13 चीजें हैं जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में, और इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा। अब आपको 100 से ज्यादा लिस्ट याद नहीं रखना है, जो रिकॉग्नाइज वाली है वो ही सिर्फ याद रखो, क्योंकि यही पूछी जाएंगे, इससे बाहर का और कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो स्पेस एंड यूनिवर्स से रिलेटेड ये टॉपिक आ रहा है, तो ये वाली न्यूज भी और साथ ही साथ ये वाली न्यूज जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, तो ये दोनों न्यूज जो है गाइस ये एक ही साथ जो है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने दो बड़ी चीज जो है वो डिस्कवर करी है, राइट। तो इन दोनों चीजों को जो है वो डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो बट ये वाला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों, और इसमें डिटेल में ना मेंस में पूछा जाएगा ना प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उतनी ही बस याद रखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर जो ये इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स का, तो इसने पहली बार एक सिस्टमैटिक स्टडी कंडक्ट करी है ब्लेजर्स के ऊपर, अलग अलग प्रकार के ब्लेजर्स के नेचर के ऊपर, राइट। अब ये ब्लेजर्स क्या होते हैं ये चीज आपसे पूछी जाएगी, तो आपको पहली चीज तो ये बतानी चाहिए कि हमारी जो एक्टिव गैलेक्सीज हैं जो चार प्रकार की हैं, एक है सीफर्ट्स, दूसरी है रेडियो गैलेक्सी, तीसरी है कॉसर और चौथी है ब्लेजर। तो उनमें से ये एक कैटेगरी जो है वो ब्लेजर की है। तो याद रखना ब्लेजर क्या है, ये यूनिवर्स के अंदर हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि सबसे ज्यादा चमकीले होते हैं। तो यूनिवर्स में जो सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लेजर्स होते हैं, ठीक है। और ये कहां से निकलते हैं, तो ये सुपर साइज ब्लैक होल से निकलते हैं, तो ये वहां से एमिट होते हैं। तो ये इनकी जो पावर, जैसे कि आप ये कलर देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, राइट, तो ये क्या है, ये ब्लेजर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ब्लेजर है। और वैसे ही होता है कॉसर, तो कॉसर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है। ये कॉसर के अंदर से भी लाइट एमिट होती है, बट इसकी जो लाइट होती है काफी दूर तक जाती है, काफी लंबी तरफ हम लोग को एमिट होती है, निकलती हुई जो है वो नजर आती है। बट ब्लेजर के अंदर जो लाइट जो निकलती है वो काफी कम रहती है, यानी कि वो एक एक्सपेंड नहीं होती वाली लाइट। तो सिंपल सा बस आप इतना एक्सपेंड और नहीं एक्सपेंड होना ये सब नहीं आएगा, सिंपल बस याद रखो कि ब्लेजर जो है वो यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट में से एक है जो कि सबसे ज्यादा चमकते हैं, और ये सुपर साइज ब्लैक होल से निकलते हैं, ठीक है, एमिट होते हैं। और दूसरी बात, चार प्रकार के कैटेगरीज हम लोग को, चार प्रकार के टाइप्स हम लोग को एक्टिव गैलेक्सीज के देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है ब्लेजर, ठीक है। तो इसके बारे में एक सिस्टमैटिक स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा कंडक्ट की गई, उनके रिसर्चर्स के द्वारा। और इसी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने गाइस काफी सारे ऐसे स्टार्स को डिस्कवर किया है जिनमें लिथियम की संख्या काफी भारी मात्रा में, लिथियम एलिमेंट काफी भारी मात्रा में है। तो लिथियम रिच जायंट स्टार्स जो है हंड्रेड्स की संख्या में इन्होंने डिस्कवर किए हैं। और इससे क्या फायदा मिलेगा गाइस, तो देखो अभी तक कहा जाता था जो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस है, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जिसके चलते पता लगता है कि ये यूनिवर्स जो है वो कैसे बना है, प्लैनेट्स कैसे बने हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी तक कहा जाता था कि हीलियम और हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते थे प्लैनेट के बनने के लिए स्टार्टिंग स्टेज में, बट अब इसको एसोसिएट लिथियम के साथ भी किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये लिथियम को भी अब इसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी तक बोलते थे कि हम लोग कि हीलियम और हाइड्रोजन ही दो ऐसे एलिमेंट है जो कि इनिशियल तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक स्टार के बनने के लिए, बट अब लिथियम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो ये बस एक बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज इस न्यूज में बताया जा रहा है कि सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के कुछ सेक्शंस के अंदर चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं। अब वो क्या किए हैं वो थोड़ी देर से देखते हैं। पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये इजी तरीके से समझ लो। तो इजी इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक कंपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास अपना इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर कोई एक इंडिविजुअल है या एक कंपनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, किस पर्पस के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो सिंपली बस ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अभी देखिए गाइस ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। अब चेंजेस करने का कारण क्या है, तो अभी चल रहा है लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चलते सभी बिजनेसेस हैं, सभी फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सब घाटे में चल रही हैं क्योंकि काम धंधा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जब ये लॉकडाउन फिनिश होगा, खत्म होगा, मार्केट दोबारा से खुलेगा, तब उस समय ये हो सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी कंपनीज हैं, राइट, तो वो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगी और फिर यानी कि दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आएगा और शेयर जो है वो बिकेंगे दूसरी कंट्री के पास। और इसमें स्पेशली यानी कि ये रूल्स को हम लोगों ने स्पेशली चेंज किया है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के लिए, राइट। क्यों नेबरिंग कंट्रीज के लिए है, क्योंकि हमारी एक नेबर कंट्री है वो चाइना भी है, और आपने देखा है कि अभी न्यूज में कि चाइना क्या कर रही है, गिरते हुए मार्केट में शेयर जो है वो परचेज कर रही है, यानी कि जो भी मार्केट गिर रहा है उस मार्केट का शेयर तुरंत ये परचेज कर रही है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता भी होगा, अगर आप शेयर्स वगैरह परचेज करते हो तो आप जानते होंगे कि जब शेयर्स नीचे गिरते हैं
तब शेयर परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब ये शेयर्स आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने जब शेयर की वैल्यू जो कम थी उसमें आपने शेयर परचेज कर लिया है। तो चाइना इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी कर रही है, और चाइना जो है वो हमारी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने हमारी नेबरिंग कंट्री के रूल्स को चेंज कर दिया, क्योंकि एफडीआई के अंदर नेबरिंग कंट्रीज के रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने जो पॉलिसीज के अंदर जो चेंजेस लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर लेकर आए हैं। तो मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है वो कौन सी है, ठीक है, और कितनी है। तो देखो गाइस, चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए हैं। तो पहली चीज तो ये बताई गई कि हमारी कंट्री के साथ जो भी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है तो अब उसको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से जाना पड़ेगा अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में। पहले क्या हुआ करता था, पहले ऑटोमेटिक रूट हुआ करता था। इस ऑटोमेटिक रूट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता था कि पहले कंट्री इन्वेस्ट कर देती थी, फिर सिंपली एक लेटर लिखकर सेंट्रल बैंक को, यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बता देती थी, इन्फॉर्म कर देती थी कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इस चीज को बंद कर दिया है। अब इस चीज को शुरू किया गया है कि गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही जाना पड़ेगा नेबरिंग कंट्रीज को अगर उनको इन्वेस्ट करना है इंडिया में। दूसरी बात, अगर कोई कंपनीज है जो कि बेसिकली जिसकी ओनरशिप है, जैसे कि मान के चलो चाइना की अगर कोई कंपनी इंडिया में है, यानी कि इंडिया में चाइना के 50% शेयर है एक कंपनी के अंदर, ठीक है। अब फिर ये कंपनी के अंदर ये दोबारा से और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार जो है वो पूरी मॉनिटरिंग करेगी। सरकार जो है यानी कि इसकी होल्डिंग को चेंज करने के लिए हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करेगी। जैसे मान के चलो चाइना के शेयर्स हैं यहां पर, ठीक है, अब चाइना चाहती है कि इन शेयर्स को बेचना या फिर और शेयर्स जो है वो इसी कंपनी के परचेज करना, तो उसके लिए भी पूरी चीज सरकार को बतानी पड़ेगी, राइट। बिना सरकार की जानकारी के ये फॉरेन होल्डिंग्स को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी तक जो नेबरिंग कंट्रीज के लिए पॉलिसीज हुआ करती थी वो कुछ इस प्रकार से थी, क्योंकि देखो ये वाली पॉलिसीज अब एप्लीकेबल होंगी जो मैंने भी आपको बताया है। और इससे पहले जो हुआ करती थी वो ये थी कि कोई भी नॉन रेसिडेंट एंटिटी है, यानी कि कोई एमएनसी कंपनी मान के चलो, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि वो सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है एफडीआई के अंदर, बट कुछ सेक्टर्स को छोड़कर जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैन होते हैं। जैसे कि डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार के सेक्टर की बात करें तो वो बैंड होते हैं, बट डिफेंस सेक्टर सभी के लिए बैंड नहीं होता। ये जैसे कि मान के चलो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर को, स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी और जो सेक्टर्स जो कि प्रोहिबिटेड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सभी पाकिस्तान के लिए बैन है। बट अगर यूएसए हमारी कंट्री के अंदर डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है, बट यहां पर पाकिस्तान को अलाउड नहीं है, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। चाइना करना चाहती है तो वो कर सकती है, नेपाल करना चाहती है तो वो कर सकती है, और बांग्लादेश के सिटीजन या फिर बांग्लादेश की कोई भी कंपनी इसको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो गाइस कि बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसीलिए बांग्लादेश के लिए स्पेशली जो है कहा गया है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया के अंदर तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही करेगी, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं कर सकती। और पाकिस्तान के लिए एक अलग पॉलिसी बताई गई है, पाकिस्तान भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू करेगी, बट पाकिस्तान जो है वो डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और जो सेक्टर जो कि प्रोहिबिटेड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें नहीं कर सकती, और नॉन रेसिडेंट एंटिटी कोई भी हो वो कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अब गाइस देखो, इससे रिलेटेड अब डायरेक्ट हम लोग को चिंताएं देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब ऑब्स्टेकल्स आ गया है। गवर्नमेंट रूट के थ्रू, गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू अब हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी कम हम लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे, और उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को जॉब से देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जॉब्स जो है वो घट जाएंगी, और ऑलरेडी इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चली रही थी, राइट। कोविड-19 के बाद काफी सारी कंपनीज ने लोगों को जो है वो जॉब से निकाल दिया, और ऊपर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो और भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये एक बड़ा इशू है। स्टार्टअप्स जो है गाइस वो उठेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए डायरेक्ट कैपिटल की आवश्यकता होती है, राइट। और इंडियन मार्केट के अंदर हम लोग के जितने भी स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं फॉरेन कैपिटल्स को, यानी कि दूसरी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को। तो ये बड़ा एक इशू यहां पर आ सकता है। तो ये इस प्रकार के कुछ इशूज जो है वो यहां पर बताए गए। साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, जिसके चलते ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स में भी बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो आ सकता है, राइट। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान के चलो एक ग्राउंड है, ठीक है, अब ये खाली जमीन है, ये खाली जमीन है तो मतलब ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है कि इसके ऊपर फिर आप चीजें बनाओगे, और अगर इस पे ऑलरेडी 3 माले बने हुए हैं और इन्वेस्ट करके चौथा माला बनाया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो जिस जगह पर अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फ्रेश यानी कि स्टार्टिंग से, यानी कि इन्वेस्टमेंट पहली बार किया जा रहा है, जैसे कि कोई स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप बनता है तो पहली बार उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और जो ऑलरेडी बन चुका है और उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट फ्रेश कैपिटल जो है वो नहीं ला पाएंगे,
हमारी कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज के लिए, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, और इसके चलते एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये सब अगर फैक्ट्रीज खुलती हैं, स्टार्टअप्स खुलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, बट अगर ये सब नहीं खुलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये सब जो है वो इशूज़ यहाँ पर बताए गए हैं, ये सब चिंताएं और भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक एफडीआई से रिलेटेड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है इस्लामोफोबिया के बारे में। तो गाइस देखो, आप लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात इंसिडेंट्स के बाद हमने देखा था कि मुस्लिम के अगेंस्ट काफ़ी सारे लोग जो है वो हो चुके हैं, राइट। और बढ़ता हुआ यानी कि लोगों के बीच में मुस्लिम्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आ चुकी है। मुस्लिम्स को लोग अवॉइड कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको वायलेंस हो रहा है उनके अगेंस्ट, राइट। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर हो रहा है, तो इसको लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है इंडिया के अंदर बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के लिए। तो इस्लामोफोबिया क्या होता है, अब आपको पता लग गया कि इस्लाम के अगेंस्ट अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस होता है तो उसको इस्लामोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हालांकि हुई है, काफ़ी भारी मात्रा में हुई है, और ये स्पेशली उन लोग के द्वारा की जा रही है जो लोग ज़्यादा समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, राइट। तो उन लोग ज़्यादा कर रहे हैं इस मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज, कुछ लोग मतलब लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को धर्म से जो है वो जोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इंसानियत से जोड़ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एक अधिकारी बनोगे, तो आपके ऑफिस में अगर भले ही कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आता है, तो आपको उसको इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल सर्विस देनी है। दैट इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप उस जगह पे बैठते हो, सीट पे बैठते हो, उस पोजीशन पे बैठते हो, तो राइट। हालांकि ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी जब आप वहाँ पे जाओगे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, बट अभी से ये सब चीज़ें जो है वो डेवलप करोगे। हम लोग को किसी को भी अलग जो है वो ट्रीट नहीं करना है, हम लोग को ह्यूमैनिटी को सब ज़्यादा सर्व करना है रादर देन किसी रिलीजन को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपनी थिंकिंग अभी से डेवलप करो, और ये इस्लामोफोबिया के बारे में आपको ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर ये भी बताया गया है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा है, बताया नहीं गया, ये जीएस पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप देख रहे हो कि आपके सामने इस्लामोफोबिया हो रहा है, यानी कोई इंडिविजुअल किसी मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या उसको मार रहा है, पीट रहा है। जैसे कि एक इंसिडेंस ले लेते हैं कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि एक मुस्लिम सब्जी वाले को एक आदमी ने बहुत बुरी तरह से मारा था, और हालांकि सरकार ने उस आदमी को, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस आदमी को जेल कर दी है, राइट। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस आदमी को जेल क्यों करी, क्योंकि उस आदमी ने गलत किया। क्योंकि किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी को मारना, पीटना, ये एक क्राइम है, ठीक है। और आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है कि जो चीज़ रूल बुक में लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और आपकी फिर भी एक यानी कि अंदर से भी आपकी एक फीलिंग होनी चाहिए ह्यूमैनिटी की, कि आप लोग को सभी एक इंडिविजुअल को ह्यूमन की तरह देखना है, ना कि उसके बैकग्राउंड, उसके रिलीजन की तरह के ऊपर उसको ट्रीट करना है, राइट। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको तुरंत जेल कर दी जिसने उस इंसान को मारा था, उस सब्जी वाले बेचारे गरीब को मारा था, ठीक है। तो अगर आप देखते हो ऐसा कुछ होता हुआ आपके सामने, तो व्हाट यू विल डू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक कॉमन इंडियन सिटीजन के तौर पर आप क्या करोगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ऑफिसर हो फिर आप क्या करोगे, ऑफिसर बन के तो आप कर लोगे, आई नो, बट अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखते हो किसी के साथ इस्लामोफोबिया हो रहा है, किसी के अगेंस्ट आप विटनेस कर रहे हो इस्लामोफोबिया को, देन व्हाट विल यू डू। तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखना चाहता हूं आपके विचार, राइट। और आप भी गाइज आप आपस में जो है मैंने कई बार देखा है कमेंट बॉक्स पे लोग जो है वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो देखो, लड़ा मत करो किसी भी चीज़ के ऊपर, अपना ओपिनियन आप दे सकते हो। जैसे कि किसी इंसान ने इस्लामोफोबिया के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उस पर आप अपना अच्छा ओपिनियन दे सकते हो, या फिर उसको बता सकते हो कि यार तुम ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने अक्सर देखा है कि कमेंट में लोग जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो लड़ते रहते हैं। तो देखो, आपको लड़के अपना टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना है। और मुझे तो हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, मुझे भी भड़का देते हैं कई सारे लोग कि तुम गलत हो और ऐसा हो वैसा हो, बट मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। क्योंकि देखो, मेन जो आपका काम है वो आपको करना है, मेरा काम पढ़ाने का है। मुझे जो लोग मेरी पढ़ाई, मैंने कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे जिन लोग को अच्छे समझ में आ रहा है, आई नो दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर मी। और जिन लोग को नहीं आ रहा है उनके लिए भी भाई ठीक है, आपको जहाँ आ रहा है वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो मैं उन सब चीज़ों को कभी ध्यान में अपने रखता ही नहीं। और देखो, हमेशा नहीं पॉसिबल होगा कि सभी लोग आपको पसंद करें, कुछ लोग आपको नहीं भी पसंद करेंगे, राइट। तो ये एक थिंकिंग जो है वो आप लोग को अपने अंदर से डेवलप करनी है। और काफ़ी सारे लोगों में नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में पेशेंस नहीं होता ये सब, बट फिर भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो पेशेंस तो रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ में गोवा के बारे में बताया जा रहा है। याद रखना कि गोवा इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन गई है जहां पर कोई भी केस अप्रैल 3 के बाद कोरोना वायरस का नहीं आया है। तो कोरोना वायरस कोविड फ्री स्टेट जो है वो गोवा हमारे इंडिया की देखने को मिल रही है। तो ये गोवा के लिए एक अच्छी चीज़ है, और एग्जामिनेशन के लिए भी याद रखना। और यहां पर इस न्यूज़ में बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के ड्राफ्ट के बारे में। तो देखो गाइस, ये ड्राफ्ट बिल है,
तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट बिल से रिलेटेड कभी भी कोई आज तक ना क्वेश्चन आया है ना क्वेश्चन आएगा, राइट। ये जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअल एक्ट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, कानून से रिलेटेड देखने को मिलता है, जो कानून ऑलरेडी बन चुका होता है या फिर वो जो कानून लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये ड्राफ्ट बिल है और ये हालांकि अभी तो प्लेस ही नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, और इससे पहले भी जो है वो 2-3 बिल इस प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, जो कि 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं बट वो लैप्स हो गए थे, बट अभी फिर से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जो है वो मतलब रखा है, और उसके लिए 21 दिन के लिए सजेशन जो है वो इनवाइट किया, यानी कि 21 दिन के अंदर लोगों से कहा है और अथॉरिटी से कहा है कि वो सजेशन दें इस बिल के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। देखो अभी आप लोग को इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो डिस्कॉम कंपनीज है जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कॉम कंपनीज, तो इनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि बिना सब्सिडी के इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए, राइट। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब पावर सेक्टर में आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ काम किए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो है वो कुछ ड्राफ्ट के अंदर हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बस एक बेसिक बस चीज़ें, इन 2-3 पॉइंट जो है बस आप याद रखो कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा आप लोग को याद करने की अभी के लिए आवश्यकता नहीं, फिर बाद में जब ये प्लेस होगा पार्लियामेंट में तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूज़ में बात हो रही है ह्यूमन कोरोना वायरसेस के टाइप्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कोरोना वायरस के कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो गाइस, कोरोना वायरस जो है वो अभी ये नहीं है जो हम लोग कोविड-19 जो पढ़ रहे हैं, तो ये अभी का कोरोना वायरस नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे कोरोना वायरस हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, बन चुके हैं, जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ है। तो देखो कोरोना वायरस है एक लार्जेस्ट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है वायरसेस का। वायरस काफी सारे होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा ग्रुप जो है उनमें से एक कोरोना वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, और जिसके अंदर काफी सारे आरएनए वायरसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही बड़ी फैमिली है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की, ठीक है, जो कि डिजीज पैदा करती है एनिमल्स और ह्यूमंस में। और ये किससे बिलोंग करते हैं बेसिकली कोरोना वायरस, तो ये नीडो विवरेल्स ऑर्डर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इस ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं, और इसमें हम लोग को 3 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है कोरोना विरिडे, दूसरा है कोरोना विरिने, और तीसरा है टोरो विरिने। तो ये 3 हम लोग को फैमिली कोरोना वायरस की देखने को मिलती है, यानी कि एक फैमिली है जिसके अंदर 3 सदस्य हैं कोरोना वायरस के ब्रॉड लेवल पे, और भी काफी सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोरोना विरिने की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये भी अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा में जो है वो डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हो, देखो पहले तो हमने देखा कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत बड़ी फैमिली है। इस फैमिली में 3 दादाजी हैं, ठीक है। 3 दादाजी के बाद फिर हम लोग को अब 4 पापा देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 मान के चलो, एक दादा के 2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये 4 पापास हम लोग को देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से, राइट। और भी काफी सारे होते हैं इसके, और कहा जाता है कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को क्राउन्स देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे कि एक किंग का जो ताज होता है, तो वो ताज को हम लोग क्राउन बोलते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर जो इस प्रकार के हम लोग को क्राउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस रख दिया। तो इसके स्पाइक्स को देखते हुए, इसके अपीरियंस को देखते हुए, जो कि इसके स्पाइक्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं इसके अपीरियंस में, तो उसको देखते हुए इसको क्राउन कहा गया, और फिर फर्दर इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। और पहला कोरोना वायरस जो है गाइज ये 1937 में आइसोलेट हुआ था, और ये इसको कहा जाता था इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, जो कि चिकन्स के अंदर जो मुर्गियां वगैरह हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो क्रिएट करता था। तो पहला कोरोना वायरस आया था 1937 में, जिसने एक एनिमल को इन्फेक्ट किया था, चिकन को इन्फेक्ट किया था, और ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस के नाम से जाना गया था, ठीक है। और 1965 में 2 साइंटिस्ट थे, डीजे टायरेल और ML बायोनी। तो ये 2 साइंटिस्ट ने 1965 में पहली बार ह्यूमन कोरोना वायरस को डिस्कवर किया था। 1937 में जो कोरोना वायरस आया था वो चिकन को हुआ था, और फिर 1965 में जो पहली बार कोरोना वायरस आया था जो कि ह्यूमन को हुआ था। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका नाम स्ट्रेन B814 रखा था। फिर बाद में 1968 में इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, फिर इसके क्राउन वगैरह पाए गए, यानी कि इसके स्पाइक्स जो क्राउन्स की तरह देखने को मिल रहे थे, तो फिर इसका फर्दर नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। और 7 अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस हैं, जिसमें से हम लोग को अल्फा कोरोना वायरस में 229E NL63 और बीटा कोरोना वायरस में OC43 HKU1 MERS SARS CoV और SARS CoV2 जो कि अभी एट प्रेजेंट कोरोना वायरस है। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो इतना मतलब डिटेल में मत जाओ, बट हाँ फिर भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी कोरोना वायरस काफी चल रहा है, तो ये चीज़ जरूर देख लेना आप एक बार आखिरी में जब आप एग्जाम लिखने जाओ कि ये चीज़ क्या है, जिससे कि आप मतलब जो है वो
आपको याद आ जाए, जैसे कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि NL63 अभी न्यूज़ में था, क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है। या फिर 3 4 5 ऑप्शन लिख दें, उनमें से ये कुछ ऑप्शन दे दें आपको, जैसे MERS एक ऑप्शन में होगा, HKU1 एक ऑप्शन में होगा, 229E एक ऑप्शन में होगा, और पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कोरोना वायरस कौन से। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि कोरोना वायरस अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और 7 प्रकार के होते हैं कोरोना वायरस, तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखो गाइस, ये जो भी इस अंगूर को देख के जिसको भी काला कलर दिखाई दे रहा है वो अपने आंखों को चेक कराएं। ये काला कलर का अंगूर नहीं है, ये ब्लू कलर का अंगूर है। बेंगलुरु के अंदर ब्लू कलर की अंगूर की वैरायटी अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये पहली बार नहीं पाई गई, ये बहुत पहले से है, राइट। और अभी ये न्यूज़ में आई थी, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो बेंगलुरु कर्नाटका में ये 3 प्रकार के ग्रेप्स होते हैं, जिनमें से एक प्रकार जो है वो ये ब्लू ग्रेप का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार है वो है थॉमसन सीडलेस, और एक है अनाब ए शाही दिलखुश। तो ये 3 प्रकार के ब्लू ग्रेप्स जो है वो हम लोग को कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। और इन ग्रेप को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सरकार ने दिया था 2013 में। तो ये चीज बस आप थोड़ा सा याद रखना। अब इस न्यूज में गाइस बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनको लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके चलते ये ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड करा पाए, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को। क्योंकि देखो आप जानते हो कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो, उसमें हम लोग को एक ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 35 से 40% तक प्रॉपर्टी के रेट जो है वो घट गए हैं आज की रेट में, राइट। तो इसके चलते ये प्रॉपर्टी के रेट घटने के कारण क्या हो सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत ही मेजर हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और सरकार नहीं चाहती कि रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा डाउनफॉल आए। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है गाइस जिससे लोगों को भारी मात्रा में जॉब मिलती है, ऐसे लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, एक बिल्डिंग बनती है तो आपको पता होगा कितने सारे लेबर्स यहां पर लगे रहते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। और अगर बिल्डिंग नहीं बनेगी, अगर रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हो जाएगा, तब क्या होगा, इसकी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लोग जो है वो इस पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि देखो चीजें डाउन कब होती है, जब उस पर पैसा नहीं लगाया जाता, तब वो चीजें डाउन होती है। क्योंकि देखो अगर इस पर कंटिन्यूअसली पैसा लगाता जाएगा, कैपिटल जो है वो चलती जाएगी इसके ऊपर, तब क्या होगा, ये प्रॉफिट करती रहेगी। बट एकदम से अगर इस पर काम करना बंद कर देंगे, तब क्या होगा, रेट जो है वो इसके डाउन होते जाएंगे। तो ये कहा गया कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो डाउन हो रहा है, और ये सेक्टर जो है वो स्पेशली उन लोगों की इनकम से रिलेटेड होता है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनका घर परिवार जो चलता है वो रियल एस्टेट सेक्टर से चलता है। तो आरबीआई फोकस कर रही है कि एनबीएफसी को जो है वो एनबीएफसी ज्यादा लोन दे पाए कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर्स को। तो इसके लिए इन्होंने एनबीएफसी के लिए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी बूस्टर उनको प्रोवाइड करा दिया, यानी कि ये 50,000 करोड़ रुपीस जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ लोन के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर्स को, और भी दूसरे सेक्टर्स को, बट स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफी सारे बेनिफिट्स आरबीआई ने प्रोवाइड किए हैं नाबार्ड को, सिडबी को और नेशनल हाउसिंग बैंक को, ठीक है। और देखो एनबीएफसी के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है। नाबार्ड के बारे में मैंने पहले आप लोग को पढ़ाया है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि नाबार्ड से रिलेटेड है, तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे नाबार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि ये नाबार्ड जो है वो किससे डील करता है, तो ये प्लान बनाता है और वेरियस ऑपरेशंस कंडक्ट करता है कि जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्रेडिट जो है वो आ सके। तो देखो गाइस, नाबार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। ये किसका सेक्टर है? एग्रीकल्चर का। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तो यहां पर अगर एग्रीकल्चर होता तो फिर भी हम लोग समझ सकते थे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो देखो ये क्या करता है, ये वेरियस प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बनाता है जिसके चलते इन्वेस्टमेंट जो है वो या फिर कैपिटल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लग सके, पैसा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सके, राइट। लोन्स वगैरह एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल सके, तो उसके ऊपर ये काम करता है। और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड और जो कि अर्बन एरियाज में रहती है, तो देखो अर्बन एरियाज पर भी ये काम नहीं करता, तो ये कहां पर काम करता है? रूरल एरिया में, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इस स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें गलत हम लोग को देखने को मिलती है। अगर यहां पर एग्रीकल्चर होता और अगर यहां पर रूरल होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। क्योंकि नाबार्ड का काम किसके ऊपर होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में बाकायदा पैसा आए, और जो अर्बन एरियाज नहीं बल्कि रूरल एरियाज, यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर हो सके, तो इसके लिए ये वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये एक नेशनल बैंक के नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है इसके। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1982 को, एक मतलब
शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा। तो ये बी शिवारमन कमेटी भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये बी शिवारमन कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। और इनकरेक्ट क्यों था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सिडबी के बारे में फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, तो वीडियो को पॉज कीजिए, सिडबी से रिलेटेड करेक्ट आंसर लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिडबी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को जो है वो हेल्प करती है, सर्व करती है, इसको इनको वेरियस फाइनेंशियल नीड जो है वो प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है इंडिया का, राइट। सिडबी का ये फुल फॉर्म है, कभी कभी फुल फॉर्म भी डायरेक्ट आ जाता है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना थोड़ा सा आप, ठीक है। तो ये एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। और ये कब बनी थी, 1990 को बनी थी एक कानून के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल दी अबव, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अब वैसे ही एक और अगेन क्वेश्चन आ गया आपके सामने नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है गाइस, ये सभी सेक्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के लिए है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऑल सेक्टर लिखा है तो ये गलत है, ये सभी सेक्टर को फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड नहीं कराता, ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के ऊपर काम करता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 1988 को स्टैब्लिश किया गया था नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत, इस कानून के तहत, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली 2, राइट। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे ट्राइबो ई मास्क के बारे में। CENS इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के अंदर जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर साइंटिस्ट ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जिसके चलते इन्फेक्शंस की एंट्री जो है वो नहीं हो सकती, यानी कि एक ऐसा मास्क है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, राइट। और ये इस मास्क की खासियत ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसके लिए इसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है गाइस, देखो बचपन में आप लोगों ने एक फुग्गा फुलाकर, बलून फुलाकर, बालों से घिसकर उसको दीवार में चिपकाया होगा, राइट। या फिर कंघी है, या फिर हमारे स्कूल की जो स्केल होती है, राइट, तो उससे हम लोगों ने कटे हुए पेपर जो है वो उठाए हैं, उचकाए हैं, जैसे उसके अगर आप बाल में घिसकर मतलब स्केल को अगर आप अपने पेंसिल को शार्प करते हो ना, तो उसकी जो डस्ट निकल जाती है, तो अगर उसके ऊपर रखोगे तो वो चिपकेगी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी कैसे होती है गाइस, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बेस्ड होती है। जब हम लोग स्केल को घिसते हैं तब ये चार्जेस जो है वो जनरेट होते हैं, और उसके बाद फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट के सामने उसको लेकर आते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसके ऊपर बेस्ड होती है, तो ये पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर जनरेट होती है। तो यहां पर इन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते जो बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्शन है ये इंडिविजुअल को नहीं लग सकता। अब देखो ये जो मास्क जो है ये एक्चुअल में इन्होंने बनाया नहीं है, इसकी रेसिपी बताई है। इन्होंने बताया है कि घर बैठे बैठे कोई भी इंडिविजुअल ऐसा मास्क बना सकता है। अब ये कैसे बन सकता है ये वाला मास्क, तो ये भी समझो आप। तो 3 लेयर का ये मास्क होगा, एक लेयर में होगा नायलॉन जो कि बीच में होगी, और दूसरी लेयर होगी प्रोपोलिन, और तीसरी होगी नॉन वुमेन ग्रोसरी बैग, यानी कि जो बिना सिला हुआ जो बैग होता है ग्रोसरी बैग, तो वो तीसरी लेयर होगी। तो कहा जा रहा है कि नॉन वुमेन ग्रोसरी बैग और प्रोपोलिन, इसके बीच में नायलॉन का कपड़ा जो है वो रखा जाएगा। और नायलॉन का कपड़ा जो है गाइस वो बेसिकली सिल्क फैब्रिक भी हो सकता है, किसी भी जो पुराना शॉल है या फिर पुरानी साड़ी है उससे हम लोग इस नायलॉन को बना सकते हैं, राइट। और दूसरा जो होगा, कहा जा रहा है कि ये जो दूसरे जो लेयर होंगे प्रोपोलिन और नॉन वुमेन ग्रोसरी बैग जो होगा, तो उन दोनों के बीच में अगर हम लोग इसको रखेंगे तब क्या होगा, ये एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा। इसका काम क्या होगा, इसका जो आउटर लेयर होगा ये नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करेगा, और जो नायलॉन जो होगा वो पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करके रखेगा गया, राइट। तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन आता है तो फिर वो एक इंडिविजुअल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, वो इन्फेक्शन जो है वो फिर वो वहीं से ही मान के चलो आपकी वो प्रोटेक्ट करके रखेगा एक इंडिविजुअल को। तो बस ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस प्रकार का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी की मदद से एक मास्क को बनाने का तरीका जो है वो बताया है यहाँ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने, जो कि CENS से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस मास्क का नाम है ट्राइबो ई मास्क, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी कहाँ से जनरेट होगी, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होती है, जैसे कि अगर आप किसी बेंच में बैठे हो, टेबल कुर्सी में बैठे हो आप प्लास्टिक की, फिर आप उठ के जाते हो और एकदम से अगर आप अपना घर का गेट खोलते या किसी को छूते हो तो आपने देखा होगा कि करंट एकदम से पास होता है, राइट। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये ट्राइबो ई मास्क जो है वो उसको बनाने का तरीका जो है वो CENS के द्वारा बनाया गया। और कहा गया है कि इस मास्क को हम लोग
नॉर्मल जैसे किसी कपड़े को धोते हैं वैसे इसको धो सकते हैं और रीयूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये तीन ही, ये नीचे स्पेस नहीं मिल पाई तो इसलिए अलग से ये हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख दिया है, चौथा और पांचवा पॉइंट, ठीक है। और बस आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इसके बारे में आप पढ़िए। दूसरा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होते हैं और मतलब ये आप किस स्टेट में रहते हैं और आपके स्टेट में कौन से प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है, तो उसके बारे में भी नोट्स अपने बना के रखिए। इसके अलावा NBA और हाँ, ये वाले नोट्स भी बनाइए कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स में किस किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग जो है वो दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा NBFC के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्लस करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स का ही एक टॉपिक है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बना हुआ है क्योंकि वहीं पर ही ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया ने पाकिस्तान को अभी कहा है कि अभी रिसेंटली 18 अप्रैल 2020 को एक स्टॉर्म आया था, एक प्रकार का तूफान आया था जिसके चलते करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के कुछ पार्ट्स जो है वो खराब हो गए थे, डैमेज हो गए थे। तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को कहा है, ठीक है। तो इसलिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा न्यूज में आया था। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और अगर आप ऐसा कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और इस होमवर्क को करने से पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टॉपिक लिखा, यानी कि ये कुछ नोट्स लिखे हैं आपके लिए, तो ये आप जो है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रही बात इस लेक्चर की PDF की, तो इसकी PDF भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।